हम अपने सेशंस में जो कोशिश कर रहे हैं जिस चीज़ की, कि क्या चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? इनर स्पेस एक्सपेंशन इज अवर गोल एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट पैशन फॉर प्रोग्रेस। एंड पैशन जो प्रोग्रेस के लिए है, देखो नेगेटिव पैशंस जितने भी हैं वो हमारा मन अपने आप क्रिएट करवा देता है, अपने आप। उसके लिए कोई सीखने जाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी किसी भी जगह पर क्या तुमने कोई ऐसा स्कूल खुला हुआ देखा है जिसमें नेगेटिव चीजें सिखाई जाती हो? कोई विद्यालय जहाँ पर कि नेगेटिविटी सिखाई जाती है, आइए हम बड़े अच्छे, हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं जो नेगेटिविटी आपको सिखाएंगे, ऐसा है कहीं? नहीं है ना। तो नेगेटिव चीजें अपने आप आ जाती हैं और पॉजिटिव चीजों को सीखना पड़ता है। सिविलाइजेशन की जो यात्रा है वो नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ने की यात्रा है कि नहीं है? क्यों? जो सिविलाइजेशन की जर्नी है, मनुष्य जब बर्बर था, जब प्रिमिटिव एज में था, तो वो जानवरों को वैसे ही मार के चीर फाड़ करके खाया जाता था, क्योंकि फायर का भी खोज नहीं हुई थी तब तक। उसने भून करके खाना भी नहीं सीखा था। तो वो जिस एज में था वहां से, और आज हम जिस एज में हैं, तो हम कहते हैं कि भाई सभ्यता का बहुत बहुत विकास हुआ है। तो ये जो सभ्यता का विकास हुआ है, ये इसकी यात्रा शुरू कैसे हुई? देखो, हम जो तरह तुम्हारा ये कैमरा बंद है, या तो तुम छोड़ दो या फिर ये इसको ऑन करो कैमरे को। ये सबके खुले हुए हैं, तुम्हारा नहीं दिख रहा तो अच्छा नहीं लग रहा ये। और चूंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं तो बार बार ये सारी बातें बोलने में ठीक नहीं होती, क्योंकि ये सब रिकॉर्डिंग में आती हैं। जो तेरा सुन रही हो तो फोन करके बोलो क्या कर रही है ये। तो हमारी जो संस्कृति की, सभ्यता की जो पूरी विकास यात्रा है, वो विकास यात्रा कहीं कोई निर्णय ऐसा हुआ होगा जिस निर्णय से ये यात्रा शुरू हुई होगी। हम जो है वो एक बात अक्सर कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो हमारे निर्णयों का सम टोटल है। हमारे आवर लाइफ इज सम टोटल ऑफ आवर डिसीजंस। जो भी निर्णय हम लेते हैं वो निर्णय हम कब लेते हैं, कैसे लेते हैं और किस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस मैसेज से, अब ठीक है, हो गया आगे सामने। इस मैसेज से हम जो इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं वो ये है, इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लो। तुमने शिवी काफ़ी अच्छी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी चूक गई तुम बस। देखो अब मैं पढ़ के बताता हूँ इसको। द फर्स्ट ह्यूमन हु हर्ल्ड एन इंसल्ट इंस्टीड ऑफ ए स्टोन। किसी ने हमारी बेइज्जती की तो हमको क्या लगेगा, क्या प्रतिक्रिया होगी हमारी? गुस्सा आएगा। किसी ने हमारी बेइज्जती की तो गुस्सा आएगा। क्यों? क्रोध स्वाभाविक है। तो उस क्रोध में हम उसको पत्थर मारने की सोचेंगे ना। अब प्रिमिटिव आदमी जो है वो क्या कर रहा है? वो थप्पड़ नहीं मारेगा। प्रिमिटिव आदमी क्या करेगा? वो पत्थर उठाएगा और पत्थर उठा के उसको मारेगा जिसने उसकी इंसल्ट की है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? द फर्स्ट ह्यूमन हु हर्ल्ड एन इंसल्ट इंस्टीड ऑफ ए स्टोन, जिसने कि पत्थर के बजाय क्या फेंका? उसने इंसल्ट फेंकी।
जो कुछ हमको मिला उसने उसी को थ्रो कर दिया, इंसल्ट को थ्रो कर दिया। इंसल्ट को थ्रो करना मतलब वापस इंसल्ट करना नहीं है, यानी कि उसकी नॉन एक्सेप्टेंस उस इंसल्ट के प्रति थी, वट एवर वी डोंट एक्सेप्ट, तो वो कहाँ चली गई चीज, हमारे पास तो है ही नहीं वो। यही वो बिंदु है जहां से सभ्यता का प्रस्थान बिंदु माना जाएगा, क्योंकि ये निर्णय जिस व्यक्ति ने भी लिया, सबसे पहले वो मानवीय धरातल पर आया कि नहीं आया। वो जो एनिमल इंस्टिंक्ट वाला धरातल था, जिस पर कि खून का बदला खून, और जिस तरह की बातें प्रिमिटिव एज में ये है कि जिसने क्योंकि वो विवेक जागृत ही नहीं हुआ ना, तो इसके लिए जिसने ये निर्णय लिया सबसे पहले कि अपनी इंसल्ट को भूल करके, या थ्रो का अर्थ लगाया जाएगा, उसको भूल जाना मतलब हमने उसको वापस फेंक दिया। कोई चीज़ हमसे आकर टकराई और हमने उसको ग्रहण ही नहीं किया, तो जब हमने उसको अगर ग्रहण करते, इंसल्ट को ग्रहण करते, तो पत्थर उठाते। समझ में आ रही है बात, कि इंसल्ट को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया होता कि अच्छा ये प्रद्युम्न ने हमको ये इंसल्ट की, तो बदले में हम पत्थर उठाते कि हम पत्थर मारेंगे इसको, लेकिन हमने उस इंसल्ट को ही थ्रो कर दिया, हमने उसको ग्रहण ही नहीं किया। तो इंस्टीड ऑफ पिकिंग ए स्टोन टू थ्रो, वी थ्रोन आवर इंसल्ट, दैट वेरी थिंग, जिससे कि हमको बदले में पत्थर उठाने की भावना आती, यानी कि वो रिवेंजफुल जो एटीट्यूड था उसको त्याग करके, और चाहे उसको उपेक्षा मान लो या बेटर वर्ड्स में क्षमा मान लो, ये जब कर दिया, तो वो व्यक्ति जिसने ये निर्णय लिया सबसे पहले कि पत्थर फेंकने के बजाय उसने उस अपमान को ही फेंक दिया, वो व्यक्ति सभ्यता के निर्माण में पहला व्यक्ति था, द फर्स्ट ह्यूमन। वही क्यों, अब बात समझ में आ रही है सबके, क्यों नहीं आ रही, क्या समझ में आ रही है बात, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट इसमें। शिवी तुम काफ़ी अच्छी बात कर रही थी, लेकिन बस एक जगह थोड़ी सी चूक रही थी ना, कि इंसल्ट को थ्रो करना माने हमने उस वेरी चीज़ को जिसके बदले में हमें क्रोध आता उसको, क्यों, देखो हम जिस जगह पर जो चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर किस चीज़ को सीखने पे है, अपना पूरा जोर है ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लाइफ कभी भी क्रोध नहीं होगी, कभी भी बदला नहीं होगी, हमेशा ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लाइफ जो है। अच्छा इसको देखो, पहचानने की ज़्यादा समस्या नहीं है। जैसे ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लाइफ हम कैसे समझें, क्रोध कभी भी जीवन मूल्य नहीं बनेगा, ईर्ष्या कभी भी जीवन मूल्य नहीं बनेगी, घृणा कभी भी जीवन मूल्य नहीं बनेगी, बदला लेने की प्रवृत्ति कभी भी जीवन मूल्य नहीं बनेगी। जीवन मूल्य क्या बनेगा, जीवन मूल्य बनेगा प्रेम, जीवन मूल्य बनेगा क्षमा, जीवन मूल्य बनेगा उदारता, जीवन मूल्य बनेगा सहिष्णुता। ये सारी जो मानवीय गुण हैं ये जीवन मूल्य बनेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो जीवन मूल्य बनेंगे, इनकी हम पहचान कैसे करें कि हमारे जीवन मूल्य सही है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कोई बताएगा कैसे पहचान करेंगे हम? शिवी तुम बताओ, कैसे पहचान करेंगे कि हमारे जो वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? क्या सर, मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ, हम कैसे ये पहचान करेंगे? ये तो सुना था कि जीवन मूल्य नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, जो मैंने बताए थे। सुना था कि नहीं सुना था? थोड़ा थोड़ा सुना था,
पूरा सुना था? थोड़ा थोड़ा सुना था। हाँ, जीवन मूल्य हमारे जीवन के जो बनेंगे, जिनको हम ह्यूमन वैल्यूज ऑफ लाइफ या वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ कहेंगे, वो कभी भी घृणा नहीं बनेगी, ईर्ष्या नहीं बनेगी, बदला लेना नहीं बनेगी, क्रोध नहीं बनेगी, वैर नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन मूल्य कभी नहीं बनेंगे। हमारे जीवन मूल्य बनेंगे क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता। ये सारी चीज़ें जीवन मूल्य बनेंगी ना। तो ये जीवन मूल्य पॉजिटिव हुए और दूसरे जीवन मूल्य नेगेटिव हुए। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन मूल्य पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? देखो, मैं अगर तुमसे ये कहूँगा कि शिवी तुम्हारे ये जीवन मूल्य नेगेटिव हैं, तो इन टर्न तुमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि वही चीज़ और डेवलप हो जाए, गुस्सा भी आ जाए, बुरा भी लग जाए। तो खुद जज करें हम। तो खुद कैसे जज करेंगे निहारिका कि कौन से जीवन मूल्य हमारे पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं? हमारे पास हमारे जीवन मूल्य ज़्यादा नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, क्या हैं? कैसे मालूम पड़ेगा? अरे बताओ आदर्श। सर गुरु बताएंगे अपने। अच्छा, सब काम है तो यात्रा तुम कर रहे हो, गुरु कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब उनको परख होगी ना ऐसे कि कमी क्या है, पॉइंट आउट तो वही कर पाएंगे ना। तो गुरु जो बताएंगे वो वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद ही एसेस कर लो। एक मैंने कंसेप्ट एक बार है। हाँ बताओ बताओ। मैं सर, जैसे कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं आपने किसी चीज के लिए टोका, हाँ, और जैसे कि मुझे उस चीज से अगर गुस्सा आ गया, हम्म, तो मतलब मुझ में ही कमी है। और अगर मैं आपकी बात सुनकर उस चीज को डेवलप कर रही हूँ, तो मतलब वो पॉजिटिव जो जीवन मूल्य है जो आप बोल रहे हैं वो हुआ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और सरलतम तरीका क्या है? एक तो सर हम ये इससे पता लगा सकते हैं अगर कोई भी हम चीज कर रहे हैं तो हम उससे खुश हो रहे हैं या परेशान शाबाश, हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है। सिंपल तरीका है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लाइफ में जी रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ लाइफ में जी रहे हैं। वो सिंपल है कि हम ग्रेटिट्यूड में जी रहे हैं या कंप्लेंट में जी रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड और कंप्लेंट जरा बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं। तो सिंपल चीज, हम खुश हैं या नाराज हैं। यहां खुश रहने का अर्थ, खुश रहना मतलब खुश रहना वो नहीं है कि सिर्फ 24 घंटे हम मुस्कुरा रहे हैं। अभी निहारिका तो ये कहेगी कि मैं तो 24 घंटे खुश ही रहती हूँ, है ना। तो ये नहीं है निहारिका। यहाँ मतलब अगर हम वाकई 24 घंटे खुश रहते हैं तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। 24 घंटे खुश रहने का तात्पर्य ये है कि हम आनंद की स्थिति में हैं या नहीं हैं। अगर हम 24 घंटे खुश हैं और किसी ने एक कंकड़ भी फेंक के मार दिया और वो खुशी गायब होकर क्रोध में परिणित हो गई, तो क्या ये खुशी है? नहीं है। ये कभी नहीं है। देखो, हम ये चाहते हैं, बिल्कुल हंसने, गंभीरतापूर्वक विचार मन में आए हैं, इनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ हो नहीं सकता। हम किस चीज़ से बचना चाहते हैं? कोई हमसे ईर्ष्या ना करे। क्यों? हम चाहते हैं कि कोई अपने स्वार्थ के कारण हमारा मिसयूज ना करे, हमको धोखा ना दे। इन्हीं चीज़ों से हम बचना चाहते हैं ना। क्यों बताओ निहारिका? तुम तो और आदर्श, तुम भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि हम उलझ जाते हैं और उनके कारण हम कहते हैं कि वर्क प्लेस पे हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों में इंडल्ज होना ही पड़ता है। एवरी डे, एवरी मोमेंट वी आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस अराइज होते हैं दूसरे लोगों की नेगेटिविटी के कारण। देखो, अच्छी तरह से समझ लो कि हम अगर
अपने अंदर हम अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ लाइफ में हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के लिए कमिटेड हैं, तो इससे बड़ा हमारा सुरक्षा कवच कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिलीव ऑन माई वर्ड्स कि अगर हम ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ लाइफ पर चल रहे हैं और उसकी पहचान ही ये है कि हम खुश हैं कि नहीं हैं, हम संतुष्ट हैं या नहीं हैं, तो किसी भी इल्यूज़न में हम ना रहें। हम अपना जो सेल्फ ऑडिट है वो इसी बिंदु के आधार पर करें कि हम कितने खुश हैं, और कितने खुश हैं इसका पैमाना, इसका जो सिस्टम टेस्ट करने का है वो केवल यही है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें इरिटेट कर देती हैं, हम किन चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं। अगर हम अपनी इरिटेट होने के कारणों को देख लें तो हम इरिटेट नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि वो कारण इतने इतने छोटे, इतने मूर्खतापूर्ण होते हैं कि हमको खुद ही लगेगा यही है मैच्योरिटी बढ़ने का पैमाना, कि हमारी मैच्योरिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अभी मैंने किसको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम मैच्योर, कुछ मैंने ऐसा चलो एनीवे है, मैसेज था एक। हाँ, मैच्योरिटी बढ़ने का जो पैमाना है वो पैमाना ही ये है कि हम चीज़ों को लेट गो करना सीख पाते हैं कि नहीं। हमारा जो क्रोध है वो किन चीज़ों के प्रति जागता है। देखो, हमने पहले कई बार ये बताया है कि हमारा जीवन 3 शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो उन 3 में से जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है उसमें 3 गुणों को माना जाता है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, तो तमोगुण भी उनमें से एक है। तो क्रोध तो तमोगुणी वृत्ति है, लेकिन इन सब के नपे तुले सम्मिश्रण से जो व्यक्तित्व बनता है उसमें तमोगुण का भी समावेश है, क्योंकि हमारे शरीर के जो कंपोनेंट हैं उनमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो अगर हम ये सोच लें कि हमें क्रोध नहीं आए तो ये संभव नहीं है, आएगा ही, लेकिन उसके कारण में फर्क होगा। एक छोटे बच्चे को अगर हम कहें कि अपने ही घर में अंदर वाले कमरे में चले जाओ और लाइट नहीं है, उसमें अंधेरा होगा, तो बच्चा जाने में डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा ना। उसको डर कहाँ लग रहा है? अपने ही घर में, जिस घर में वो घूमता है, जाता है, सब कुछ मालूम है उसको, लेकिन अपने ही घर के उस कमरे में जिसमें अंधेरा है उसमें उसको जाने में डर लग रहा है। क्या उसका ये डर ठीक है, उचित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी से कहते हैं कि अरे क्यों, उसमें जाने में क्या डर की बात है, अपने ही घर है, जाओ। तो जो मैच्योर व्यक्ति है उसको उसमें डर नहीं लग रहा, लेकिन जो बाल बुद्धि है उसको उसी में जाने में डर लग रहा है, हमको नहीं लग रहा। तो ऐसे ही हमें जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज प्रवोक होती हैं, जैसे अगर मान लो हमें क्रोध आया, तो क्रोध की भी एक ज़रूरत है, हमारे व्यक्तित्व में क्रोध की भी ज़रूरत है, लेकिन वो क्रोध तमोगुणी क्रोध नहीं होना चाहिए, वो क्रोध सात्विक क्रोध होना चाहिए। इसके गुणात्मक भेद हैं, क्वालिटेटिव डिफरेंस है इसमें। जिस तरह से एक बच्चे को अंधेरे कमरे में जाने में डर लग रहा है, पर उसका वो डर निर्मूल है, उसका कोई बेसिस नहीं, उसका बेसिस सिर्फ उसका अज्ञान है, उसका अबोध होना है, वो बोध से भरा हुआ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बोध से भरा हुआ है, जिसको नॉलेज है, जो जानता है, जो समझता है, वो उससे नहीं डरेगा। तो इसी तरीके से यदि हम जानते हैं कि ये क्रोध की उत्पत्ति किस कारण से हुई है, उस कारण पर हमारा फोकस है, और अगर उस कारण पर हमारा फोकस है तो कारण जानने के बाद में हमारा क्रोध
ऑटोमेटिकली बहुत बहुत कम, लगभग शून्य हो जाएगा। और पूर्ण परिपक्व स्थिति आने पर, जिसमें पूर्ण ज्ञान की जो स्थिति है, उसमें क्रोध आएगा ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल जड़ थिंग्स इन आवर पर्सनैलिटी। फिर नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? पूर्ण होने पर। तो अभी हम तो पूर्ण नहीं है, हमारे को तो ये सारी चीजें आएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से उस प्रिमिटिव एज के आदमी ने जब वो परिवर्तन अपनी सोच में लाया, उसने जो निर्णय लिया, जिस निर्णय के क्षण को उसने उस समय महसूस किया कि मुझे इस अपमान के बदले में पत्थर उठाना है या क्षमा करना है, क्षमा करने के लिए उसने उस अपमान को ही फेंक दिया। तो जब अपमान हमारे पास रहा ही नहीं, तो क्रोध ही फेंक दिया ना उसने। फिर तो वो क्रोध की टेंडेंसी रही नहीं उसकी, तो पत्थर क्यों उठाएगा? तो बदले में वो क्षमा ही करेगा। ये निर्णय किस धरातल पर खड़े होकर लिया उसने? ये निर्णय लिया उसने मनुष्यता के धरातल पर खड़े होकर। अगर वह मानवीय धरातल पर नहीं खड़ा होता तो ये निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए सभ्यता की शुरुआत वहां से होती है जहां से हमारे निर्णय मानवीय आधार पर शुरू होते हैं। हम जो मनुष्यता का धरातल है उस पर खड़े होकर के कभी भी गलत निर्णय कर नहीं सकते। गलत निर्णय हम केवल तभी करेंगे जब हम स्वार्थ के धरातल पर खड़े हुए हैं। नेगेटिव चीजें हमारे मन में तभी पैदा होंगी जब हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, वो सेल्फिशनेस का है, वो स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ के लेवल पर खड़े होंगे तो गुस्सा भी आएगा, तो बदले की भावना भी पैदा होगी, तो दिमाग बाकायदा उन्हीं चीजों में चलेगा। देखो, जो क्रिया हमारे पास, वो थर्ड लॉ जो न्यूटन का है, वो वहां बिल्कुल लागू होगा कि जिसने जैसा किया हम तत्काल वैसा ही उसको करेंगे। लेकिन अगर हम मानवीय धरातल पर हैं, जैसा कि हमने कहा, अभी देखा कि ईर्ष्या के ऊपर हमेशा, क्रोध के ऊपर हमेशा क्षमा भारी रहेगी। क्यों? कि क्रोध करने के बाद में इवेंचुअली पश्चाताप होता ही है। हम चाहे जीते और चाहे हारे, लेकिन क्रोध के बाद जो अंतिम परिणति हमारी होती है वो पश्चाताप होती ही है। और जो ये कह रहा है कि हमको क्रोध के बाद पश्चाताप नहीं होता, वो अपना सेल्फ ऑडिट दोबारा करे, क्योंकि अगेन वो मनुष्यता के धरातल पर नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जो क्रोध करे, क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह से है। कोई कहे कि मैंने अंगारा हाथ पे रखा हुआ है लेकिन मैं जल नहीं रहा हूं, यह असंभव है। तो क्रोध की परिणति अनिवार्यतः पश्चाताप के रूप में ही होगी, क्योंकि क्रोध के जितने भी कार्य हैं, जितने भी काम हम करेंगे, वो काम अच्छा कितना भी क्रोध कर लें, अल्टीमेटली क्रोध के बाद में उसका जो शमन होगा, उसकी जो शांति होगी, वो कहाँ होगी? किसी न किसी संधि पर, किसी न किसी समझौते पर होगी। वो जो समझौता होगा, वो जो कंप्रोमाइज होगा, वो कंप्रोमाइज हमको क्या वो शांति दे पाएगा जो जिस समय हमें वो इंसल्ट का पत्थर आया, इंसल्ट की बात आई और हमने पत्थर फेंकने की जगह उसको क्षमा कर दिया? वो कभी नहीं आ पाएगी। मैं इस सारी बात में बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं इतना कि हमको कोई ये नहीं है कि हम एकदम से संत महात्मा बन जाएं या कुछ हो जाएं। हम जिस व्यावहारिक दुनिया में रह रहे हैं, उस व्यावहारिक दुनिया में रहते हुए हमको अपने अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिदिन हमको उन मानवीय मूल्यों को भुलाएंगी। हम उनको भूल जाएंगे, हमको लगेगा कि नहीं, जस्टिफाइड तो यही है, ये ऐसा हमारे साथ एक्शन हुआ है तो इसके बदले में हमें यही करना है। लेकिन याद रखो, सिविलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमेशा मानवीय धरातल पर खड़े होकर के ही विकसित हुई है।
वो टिट फॉर टैट के आधार पर विकसित कभी नहीं हुई, वो इसी पर हुई है। उसके लिए जो फार्मूला है वो यही है, जो तो को कांटा बोए ताए बोए तू फूल। ये बात कैसे निकली? हमारी जो संस्कृति है उसमें जो बात कही गई है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बात कहाँ से निकली? ये बात उन उच्च मानवीय मूल्यों से ही निकलती है जहाँ पर कि हम और अपने, अच्छा यही बात अपनी जो 30 मिनट एक्सरसाइज है उसमें कहीं कही गई है? क्यों? अपनी जो 30 मिनट एक्सरसाइज है उसमें इसी बात को कि मानवीय मूल्य ऊपर रहें, सर्वोपरि मानवीय मूल्य ही रहें, ये बात कहीं कही गई है उस 30 मिनट एक्सरसाइज में। क्षमा याचना है। यस यस, वेरी गुड शिवी। ये जो है लाइन कि सबको क्षमा और सबसे क्षमा, एवरी डे के हम अकाउंट अपने रात को इस जगह पर शून्य कर दें कि सबसे क्षमा मांग ली और सबको क्षमा कर दिया। अगला दिन हमारा बाय डिफॉल्ट फ्रेशनेस के साथ शुरू होगा कि नहीं होगा? अगर कोई चीज़ हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, देखो चीज़ें तो कैरी फॉरवर्ड होंगी क्योंकि हमारे पास भी एक मेमोरी है ना, पर सवाल ये है कि उस मेमोरी में हमें रखना क्या है। दिस इज आवर चॉइस एंड व्हाट वी आर लर्निंग टू कीप द पॉजिटिव थिंग्स विद अस। क्यों? क्योंकि हम जिस फेज में हैं, कैरियर मेकिंग फेज में हैं या अपने सेल्फ डेवलपमेंट की फेज में हैं, तो हमको पॉजिटिव चीज़ें ही रखना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें रखने के कारण हम कठिन से कठिन चीज़ों को बहुत बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मैं कई बार कहता हूँ बहुत विनम्रता पूर्वक कि इसका छोटा मोटा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। यही सारे मैसेज एक बार में मुझे समझ में आते हैं तभी मैं करता हूँ। मैं एक्चुअली वही प्लेजर, वही जॉय तुमको फील कराना चाहता हूँ कि एक बार में हमने पढ़ा और हमको करेक्ट समझ में आ गया। बिल्कुल करेक्ट समझ में आते ही जो आनंद मिलता है वो अद्भुत है। जब मैंने भी ये मैसेज पढ़ा तो ये मैसेज कोई मैंने बनाया थोड़ी है, लेकिन इसको पढ़ते ही जो मेरे मन में बात आई वो यही आई कि हम सब डिसीजन टेकिंग आर्ट सीखना चाहते हैं। क्यों? डिसीजन मेकिंग आर्ट सीखना चाहते हैं ना, कि डिसीजन हमारे करेक्ट हों। तो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, जो फर्स्ट प्रोसेस जहाँ से शुरू हुई है वो यही है कि अपमान के बदले पत्थर नहीं, क्षमा। ये डिसीजन जिस आदि मानव ने सबसे पहले लिया था वही सभ्यता के विकास का जनक रहा था, उसी से सभ्यता के विकास का प्रारंभ माना जाएगा। तो हम भी यदि अपने जीवन में इस परिपक्वता के प्लेजर को लेना चाहें, देखो ये सारी चीज़ें क्योंकि अपन बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं उन चीज़ों को, तो लगता है कि व्यावहारिक नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक है सर कह तो रहे हैं लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है। मैं तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जितने प्रपोर्शन में ये चीज़ें हमारे अंदर आती जाती हैं उतने ही प्रपोर्शन में हमारी लाइफ गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट होती चली जाती है। बस केवल हमें कुछ नहीं करना है, इनका जो प्रपोर्शन है डिग्री को बढ़ाना है बस। आज जिस डिग्री पे है, आज हमें क्रोध जिस कारण से आ रहा है, कल जो क्रोध आए वो इससे बड़े कारण पर आए, इसी कारण पर ना आए। बस क्रोध तो आएगा, ईर्ष्या तो होगी, क्रोध बैर भी होगा। किसी कोई आदमी दिमाग से प्ले करेगा तो उसका जवाब देने का भी मन करेगा। लेकिन सोचो जरा, कोई आदमी षड्यंत्र कर रहा है, ये
आदर्श तुम्हारे लिए और निहारिका के लिए, दोनों के लिए तो ये कॉमन बात है, क्योंकि जिस सेक्टर में तुम लोग काम कर रहे हो उसमें जो हमारे सहकर्मी होते हैं, जो हमारे कलीग्स होते हैं, वो अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर हम अपने काम के कारण जरा भी रिकॉग्निशन पाते हैं, तो इन टर्न हम वो ईर्ष्या भी इनवाइट करते हैं, वो भी हमको मिलती है। तो हाउ टू डील विद ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, ये कैसे डील करना है, ये आर्ट अगर हमको सीखना है तो हमको इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा देखो, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र को जवाब देने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, एक हमने उसकी उपेक्षा कर दी और एक हमने उसका जवाब दिया जो उससे ज़्यादा सुपर हो सकता है। तो षड्यंत्र का जवाब उससे ज़्यादा सुपर देने के लिए हमको भी उससे बेटर क्वालिटी का षड्यंत्र करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों? अच्छा, उतनी वो जो प्रोसेस होगी उसकी, वो सारी प्रोसेस में हमारा जो दिमाग लगेगा, हम भी दिमाग लगाएंगे। जरा बड़ी गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करो कि उसमें हम जितना दिमाग लगाएंगे, इन टर्न वो हमारे दिमाग को एग्जॉस्ट करेगा, थकाएगा, ये सब करेगा। और इसका एक जवाब अगर हमने ये चुन लिया कि हमने उसकी उपेक्षा कर दी, इस उपेक्षा करने में एक खतरा शामिल है कि ऐसे लोग दोबारा तिबारा भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि जितने ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे उतनी ही तुम्हारी इमेज उपेक्षा करने से और ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी और वो अपने आप में ही पराजित हो जाएंगे। किसी व्यक्ति ने मान लो हमारे ऊपर घूंसा मारा, समझना बात को, किसी ने हमारे ऊपर घूंसा मारा, बहुत वेग के साथ उसने घूंसा मारा और हमने कुछ नहीं किया, बदले में अपना पंजा भी लड़ा सकते थे, वो हमने नहीं किया, हम सिर्फ अपने स्थान से थोड़ा सा हिल गए, तो उसका घूंसा कहाँ जाएगा? हवा में। अब बस यही क्रिया हम करते रहें तो थकेगा कौन? बात समझ में आ रही है? हम कुछ नहीं, वो एक बार दो बार बार ये बच रहा हुआ, उतनी गुस्सा और आएगी, और जितनी गुस्सा उसको आएगी, तुम्हें याद होगा बच्चों के साथ कई बार हम वो खेल खेलते हैं दोनों हाथ वाला, कि करते हैं, उससे कहते हैं वो ताली जोर से मारे हाथ में जैसे ही मारने की कोशिश करता है हम हाथ अड़ा देते हैं तो हाथ खाली जाता है। ये गेम अपने आप में कितनी चीज़ें सिखाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ इस तरह का काम किया है और हमने उसकी उपेक्षा कर दी, शुरू में ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। मैं बिल्कुल सच्ची एक घटना अपने जीवन की बताता हूँ। एक व्यक्ति ने किसी गलत सूचना के आधार पर पूरे हॉल में, बैंकिंग हॉल में हमारी सर्विस पर मुझे जितने बुरी तरीके से बोल सकता था, जितना अपमानित कर सकता था, लिटरली गालियां देके वो उसने किया। और उससे मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, तो मेरे लिए पहला झटका तो ये लगा कि ये व्यक्ति जो मेरा इतना निकट है, इतना प्रिय है, ये मुझे गाली क्यों दे रहा है। बिल्कुल एक एक शब्द इसकी सही घटना बता रहा हूँ, मुझे अभी ध्यान आ गई चूंकि वो चीज़, और वो दृश्य इतना तकलीफदेह था, इतना तकलीफदेह था, इतना पिंचिंग था कि मैं आई वॉज जस्ट स्टन्ड कि मतलब ये हुआ कैसे, क्या क्या कह रहा है, ये समझ ही नहीं आया। और वो तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सका बस। लेकिन उस समय भी जो मैंने सोचा और जो मैंने कोर्स ऑफ एक्शन तय किया कि मैं मुंह से एक शब्द नहीं बोला, मैंने सिर्फ उसकी उपेक्षा कर दी कि ठीक है, और मैं चला। लेकिन सुनने में तकलीफ तो हुई, वो तकलीफ तो, अपनी वेदना तो कम नहीं हुई, और वो इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी देर जाके मैं अपनी सीट पर बैठा और मुझसे बैठा नहीं गया, और उसके बाद मैं बोल करके घर चला आया कि आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू वर्क, मैं जा रहा हूँ, और मैं घर चला आया। घर पर आकर मैंने
उनको बताया सबके ऐसी बात हुई, ये हुआ। और उसके बाद वो लगभग 5 से 7 साल का पीरियड उसमें रहा, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद जिस तरह की क्षमा याचना उसने की मुझसे, और आज वो मेरा बहुत अच्छा मित्र, जैसा पहले था वैसे ही आज भी है। अब मैं भी रिटायर हो चुका, वो भी रिटायर हो चुका, सब चीज़ें। मैं सोचता हूँ कि अगर मान लो उस समय मैंने उसको जवाब दे दिया होता, जबकि मैं उससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में था, सक्षम था, सब कुछ था, लेकिन अगर वो जवाब दे दिया होता तो आज जो स्थिति है, जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं, वो कभी नहीं कर रहे होते। मेरा बताने का इसको पर्पस कोई अपनी प्रशंसा करना नहीं है। मेरा बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि हम जब इस तरह की अप्रिय स्थितियों की उपेक्षा कर देते हैं, और एक बार हमारा ये उपेक्षा करना, नेगलेक्ट करना, लेट गो करना हैबिट में आ जाता है, तो इससे जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है और उसके जो लाभ हमको मिलते हैं, देखो हमेशा ध्यान रखो, आवर एवरी एक्शन, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड, बीइंग नोटेड। किस तरीके से हमारे अगर हम वर्क प्लेस में हैं तो स्टूडेंट हैं तो सारी चीज़ें नोट की जा रही हैं, और वो नोट की जा रही हैं, उसका प्रमाण है कि एग्ज़ाम हो रहा है हमारा, हर साल एग्ज़ाम हो रहा है, 6 मंथली हो रहा है, तो चीज़ें तो हमारी उन्हीं से मालूम पड़ेंगी ना। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस पे भी हैं तो वट एवर वी आर डूइंग दैट इज़ बीइंग नोटेड। और अभी तो ये नोटिंग इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है कि तुमको शायद मालूम हो कि देयर इज़ एन एजेंसी फॉर इट। उस एजेंसी तक ये फीडबैक पहुंचते हैं, और जब कोई नई कंपनी हायर करती है तो हर एक एम्प्लॉय का वहाँ रिकॉर्ड है, किसने किस कंपनी को किस नोड पे छोड़ा, किस तरीके का उसका व्यवहार रहा, पूरी चीज़ें। और वो हमें एक नया अपॉइंटमेंट पाने में, एक नया जॉब पाने में हेल्पफुल होती हैं, उनका रोल होता है। तो हमको, अगर हम काम कर रहे हैं कहीं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, चीज़ें सब नोट होती हैं। और हमेशा ध्यान रखो, 2 तरीके हैं आगे बढ़ने के। एक तरीका है शॉर्टकट वाला, जिसमें हम इमीडिएट हमारे ऊपर जो है बस उसकी खुशामद करें और थोड़ा आगे बढ़ते रहें, अनड्यू एडवांटेज लेते रहें। और एक ये है कि हमारी पर्सनैलिटी उस तरह की बने कि चाहे जो आ जाए, हम जैसे, तो जो हम जैसे हैं वैसे हैं, ये जब हमारी आइडेंटिटी बनती है तो इसके परिणाम हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपन तो इससे ऊपर की बात पे बात करते हैं ना, इनर स्पेस एक्सपेंड करने की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी रिमेन इन ए जॉयफुल स्टेट फॉर एवर और नॉट। हमारी उस इंटरनल मेलोडी को कोई दूसरी चीज भंग करती है या नहीं करती। देखो, एक आदमी डूब रहा है पानी में और एक आदमी तैर रहा है, क्या फर्क है दोनों में? डूबने वाला भी हाथ पैर मार रहा है, बचा हाथ पैर मार रहा है कि नहीं मार रहा पानी में, और जो तैरने वाला है वो भी हाथ पैर चला रहा है, वो भी पानी में हलचल पैदा कर रहा है। क्या फर्क है? डिफरेंस क्या है? एक डूब रहा है और एक तैर रहा है। अच्छा कौन है? पानी का आनंद कौन उठा रहा है? तैरने वाला। तैरने वाला। क्यों? तैरने वाला आनंद उठा रहा है ना उसका, उसी पानी का। तो ध्यान रखो, पानी किसी को भी डुबाता या उभारता नहीं है, बल्कि एक गुण ये है, पानी का गुण हमेशा ऊपर उठाना ही है, पानी का गुण डुबाना नहीं है। डूबते कैसे हैं? तो जिसने हाथ पैर दोनों चला रहे हैं, लेकिन बेसिक अंतर ध्यान से समझना इस बात को कि जो व्यक्ति डूब रहा है वो भी हाथ पैर चला रहा है, जो तैर रहा है वो भी हाथ पैर चला रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि डूबने वाला कैसे भी अनर्गल हाथ पैर चला रहा है और तैरने वाला एक विधि में हाथ पैर चला रहा है, बस यही अंतर है। तैरने वाले के हाथ पैर एक हारमोनी में चल रहे हैं,
एक विधि के तहत चल रहे हैं तो वो तैर रहा है, डूबने वाला रेंडमली चला रहा है तो वो डूब रहा है। इस चीज को, इस फार्मूले को हम अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर लें। तुम सब लोग फॉर ए बेटर फ्यूचर तैयार करने में अपने आप को कोशिश में लगे हुए हो ना, कि हम एक बेटर फ्यूचर गेन करें, उसकी कोशिश में लगे हुए हो, कैरियर हमारा अच्छा बने इसमें लगे हुए हो, तो इसमें तुम्हें सफल होना है ना। अच्छा, इस कोशिश में सफल भी हो रहे हैं और असफल भी हो रहे हैं, इतना ही फर्क है। जो असफल हो रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और जो सफल हो रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। अंतर सिर्फ वही डूबने और तैरने वाले का है। जो असफल हो रहे हैं वो किसी भी तरह से मनमाने तरीके से हाथ पैर चला रहे हैं। हेलो, जो असफल हो रहे हैं वो मनमाने तरीके से हाथ पैर चला रहे हैं और जो सफल हो रहे हैं वो विधि पूर्वक हाथ पैर चला रहे हैं, नियम पूर्वक हाथ पैर चला रहे हैं, एक गाइडेड वे में हाथ पैर चला रहे हैं, तो वो तैर रहे हैं। और जो असफल हो रहे हैं वो अविधि पूर्वक हाथ पैर चला रहे हैं। तुम सब जानते हो कि डूबता केवल जीवित मनुष्य है। क्यों? ये तो जानते हो ना, यस सर। शव कभी नहीं डूबता। अच्छा ये बताओ, हल्का जीवित मनुष्य होता है कि शव होता है? हल्का जीवित मनुष्य होता हल्का जीवित मनुष्य होता है। बड़ी विचित्र बात है। देखो, हम छोटी छोटी चीजों को अगर समझ लें, शव भारी हो जाता है लेकिन पानी में तैर जाता है, और जीवित व्यक्ति अगर हाथ पैर नहीं चलाएगा तो पानी में डूब जाएगा। क्यों? ये सिंबॉलिक इसका अर्थ है कि हमारा जो अहंकार है वो हमको डुबो देता है। उससे भारी कोई चीज नहीं है। सबसे भारी चीज दुनिया में क्या है? आदमी का अहंकार। इससे भारी कोई चीज नहीं है। और विचित्र बात यह है कि ये हमको कभी नजर नहीं आता। तो जीवन में एक व्यक्ति जरूर ऐसा रखो जो हमें इस बात के लिए पॉइंट आउट कर सके कि ये अहंकार हमारे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वो जब बताए कि तुम अहंकारी हो रहे हो या तुम्हारे अंदर ईगो आ रहा है, तो कृपा करके उसकी बात का बुरा न माने। जिसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उसके अहंकार को पॉइंट आउट कर सके, उसका असफल होना, उसका दुखी होना, उसकी और कई चीजें बिल्कुल। और इसके मैंने अपने जीवन में देखा है प्रत्यक्ष, बहुत सारे उदाहरण हैं और लाइव एग्जाम्पल हैं। एवरी डे देखते हैं। मैं तो ज्यादा देखता हूं क्योंकि मैं ये काम करता हूं। मेरे पास तो तरह तरह के लोग आते हैं, देखता हूं मैं, और उनको कोरिलेट कर। उनमें से कई ऐसे हैं जो कि जुड़े भी हुए थे। अभी रिसेंटली वर्तमान में एक ऐसा प्रकरण चल रहा है, आज सुबह भी वो फोन पर मेरी बात हुई थी, कि जिसको तमाम तरीके से आगाह किया गया, उस बात को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वही जिद कि नहीं, आपको लगता होगा सर, मुझे तो नहीं लगता, ये तो आपका भ्रम होगा। अभी कैसे समझाएं? नहीं माना। अच्छा, बदले में क्या किया? बदले में अरे सर तो बहुत टोकते हैं, तो सर को ही छोड़ दिया। ठीक है, अब उसको मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई आदमी दिख नहीं रहा। दिन में 2 बार 3 बार फोन, क्योंकि अब परेशानी पैदा हो गई और वो परेशानी उसके कारण ही पैदा हुई है। अब मेरी समस्या क्या है? मैं उसकी परेशानी तो दूर करना चाहता हूं, लेकिन वही बात है कि वो परेशानी फिर अगेन अपने आप को हम इतना निर्दोष प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अपनी तरफ निगाह जाती ही नहीं है। हमारे जीवन में एक बेसिक फंडा ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा है बुरा, हमारे कारण हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो कोई चीज़ हमारे मन के माफिक नहीं हो रही, करेक्शन हमें अपने आप में करना है। हम हमेशा चाहते हैं करेक्शन दूसरा करे। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपमान के बदले पत्थर न उठा करके क्षमा किया होगा, उसने उस अपमान करने वाले की तरफ थोड़ी देखा, उसने अपनी तरफ देखा कि मैं मनुष्य हूं, मेरा धरातल कौन सा है,
जिस धरातल पर मैं खड़ा हुआ हूं उस पर क्षमा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे ह्यूमन ग्रेस जो है वो है क्षमा करना। हम कितनी भी बातें करें, आज के सेशन को बस हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं कि हम कितनी भी बातें करें, देखो मैं बार बार हर बार ये तुमको समझाता हूँ, कहता हूँ, इनको समझने के लिए ग्रुप में मैसेज पर जरूर एक्सप्रेशन करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहली फुर्सत में फोन करके पूछो। उस समय समझने का जो आनंद होगा वो सेशन में उतनी बात नहीं आएगी कभी। तो अगर कोई भी मैसेज समझ में नहीं आता है, जो प्रायः नहीं आते, तो नहीं आते और हम पूछ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये हम मैकेनिकली पढ़ रहे हैं। और जब हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो तुम निहारिका के तुमको मैंने जब शुरू में पूछा तो तुमने जो तुमसे एक्सपेक्टेड था वैसा तुम नहीं समझ पाई, उससे बेटर शिवी ने बताया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैजुअली उनको मत देखो, उनको पूछो। और जब भी तुरंत फुर्सत नहीं मिलती है, और ये तुम तभी कर पाओगी जब उनके बारे में तुम एक्सप्लेन कर, खुद से जब तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम तो खास तौर से एक वीक में बहुत अच्छा करने लगोगी। प्रद्युम्न तुमसे भी मैंने कहा कि तुम अनसीन की तरह से इनको लो और तुम उसको एक्सप्रेस करो। अभी तुमने बीच में एक दिन किया था, मैंने बताया था, बहुत अच्छा किया था तुमने। तो ऐसे करो, कोशिश करो, इससे हमारा कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होता है। तुम शिवी जो तरह तुम भी करती हो, जब अच्छा करती हो, बहुत अच्छा करती हो, तुम भी आदर्श जब भी कोशिश करते हो तो बहुत अच्छी तरह से बताते हो, तो ये करो। शिवी तुम तो काफी चीजें भूलती जा रही हो, इसलिए उनको रीगेन करो दोबारा से, बहुत जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि तुम कर सकती हो। और तुम भी धनिष्ठा मानसी दोनों, तुम भी लिखना बंद कर दिया है। मैं फिर से कहता हूं ग्रुप में यही एक्टिविटी तो तुम्हें करनी है। बार बार बताता हूं कि जो अगर सब लोग कुछ ना कुछ लिखोगे तो उसमें से बहुत सारे अर्थ खुलेंगे। मेरे लिए भी मेरे लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि आज के सेशन के लिए मेरे मन में सुबह से जो विचार चल रहे थे कुछ और ही थे। पर तुम बताओ कि सिर्फ एक मैसेज के ऊपर आज का सेशन हो गया पूरा? बोलो। अच्छा, क्या इसमें अपन ने कोई भी टाइम वेस्टिंग चीज की? ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये चीज अगर इस तरीके से देखोगे तो हर एक मैसेज के इतने डायमेंशंस निकलेंगे कि उनमें से हमारा पूरा का पूरा जो थिंकिंग का हॉराइजन है वो डेवलप होगा। मैच्योरिटी इज नथिंग बट द horizon of our thinking get expanded। जो हमारे चिंतन का आयाम है, जो चिंतन का धरातल है, वो जितना बड़ा होता है, जितना वृहद होता चला जाता है, उतनी चीजें ऑटोमेटिकली छोटी होती चली जा रही हैं। जो चीजें हमें बहुत बुरी लगती हैं वो भी इतनी छोटी। हमने देखो किसी भी चीज को छोटा करने का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक तरीका है वो क्या है? जितनी हम उससे डिस्टेंस बना लेंगे उतनी वो चीज छोटी हो जाएगी ना। क्यों? एक सिंपल तरीका है। कोई भी चीज हमें नजदीक से जितनी बड़ी दिख रही है, अगर हम उससे डिस्टेंस बना लेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। अब किसी ने हमारी इंसल्ट की तो उसको उससे डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? उससे डिस्टेंस बनाने की विधि ये है कि हमारी थिंकिंग का हॉराइजन अगर बड़ा हो जाए बस, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ छोटी हो जाएगी। और जब छोटी चीज़ हो जाएगी तो हमें लगेगा इस छोटी चीज़ के लिए अपने क्रोध जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को वेस्ट करना। अगर मान लो तुम्हारे पास श्राप देने की शक्ति है तो क्या उसको बिल्कुल हर एक चीज़ पे बर्बाद करोगी? कभी नहीं करेंगे।
इसलिए हम अपनी मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करें कि हमको जो डिसीजन लेना है, जो निर्णय लेना है, वो स्वार्थ के धरातल पर खड़े होकर लेना है या मनुष्यता के धरातल पर खड़े होकर लेना है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो मैसेज हैं उनको रिएक्ट करो, उनको रिस्पॉन्ड करो, उनको एक्सप्लेन करो, आपस में बातचीत करो। अभी तुम्हारी आपस में बातचीत शून्य है, इसलिए आपस में भी बातचीत करो, मैसेज के बारे में बातचीत करो, उसके बाद लिखो। ये सब करना चाहिए। मेरा काम कहने का है तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ इस बात को, मानना ना मानना इट इज़ ऑलवेज योर चॉइस। तो लेकिन मेक ए राइट चॉइस, ये तो मैं जरूर कहूँगा। कोई क्वेश्चन किसी के मन में और आ रहा हो तो पूछो। एनी क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। एक चीज़ और मुझे पूछनी है